Assalamu alaikum everyone and welcome back to CA Latif's Academy. So today's lecture will be about computer security और आज इस वीडियो में हम कंप्यूटर सिक्योरिटी के ऊपर पहले एक रिवीजन करेंगे देन विल डू एमसीक्यूज ऑन दिस टॉपिक पढ़ेंगे। जिन टॉपिक्स को हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे उनमें कंप्यूटर सिक्योरिटी, मेथड्स टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी, सोर्सेज ऑफ साइबर अटैक्स, different types of malwares, effects of malware attacks, and some other threats to computer security, and finally some important terms related to computer security. तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिक्योरिटी से। तो कंप्यूटर सिक्योरिटी को हम साइबर सिक्योरिटी या फिर आईटी सिक्योरिटी के नाम से भी जानते हैं और कंप्यूटर सिक्योरिटी का मतलब है कि अपने कंप्यूटर्स को प्रोटेक्ट करना। अब कंप्यूटर्स को प्रोटेक्ट करने का मतलब ये है कि जो उनमें डेटा है, जो स्टोर्ड डेटा है, या फिर जब कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं और डेटा जब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक ट्रांसफ़र होता है तो उस डेटा को प्रोटेक्ट करने को हम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी या फिर कंप्यूटर सिक्योरिटी कह सकते हैं। तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी या साइबर सिक्योरिटी या कंप्यूटर सिक्योरिटी ऑलमोस्ट ये सारी चीज़ें जो हैं ये सेम है, ये टर्म्स हम एक दूसरे की जगह पे यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि कंप्यूटर सिक्योरिटी में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। मतलब जब कंप्यूटर सिक्योरिटी की हम बात करते हैं तो हम किस किस टाइप की सिक्योरिटी अपने डेटा को दे सकते हैं या फिर किस किस तरह से हम अपने कंप्यूटर को सिक्योर कर सकते हैं। सो द फर्स्ट कंपोनेंट इज कॉल्ड कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब है कि जो डेटा है, चाहे वो कहीं पे स्टोर है या फिर वो एक जगह से दूसरी जगह, एक कंप्यूटर से दूसरी कंप्यूटर तक जा रहा है, उसको सिर्फ वही पर्सन एक्सेस करना चाहिए जो अथोराइज्ड हो। फॉर एग्जांपल आपका डेटा है, फॉर एग्जांपल आपका कंप्यूटर है, उसके अंदर जो डेटा आपने सेव रखा है, आप सिर्फ अथोराइज्ड हो उसको देखने के लिए, तो आपको कॉन्फिडेंशियलिटी मिलनी चाहिए कि सिर्फ आप उस डेटा को एक्सेस कर पाओ, कोई और पर्सन आके उसको एक्सेस नहीं कर पाना चाहिए, क्योंकि वो बंदा आपके डेटा को एक्सेस करने के लिए ऑथराइज नहीं है। इसके बाद इंटेग्रिटी है। इंटेग्रिटी का मतलब है कि सिर्फ ऑथराइज्ड पर्सन डेटा को चेंज कर पाना चाहिए। तो कॉन्फिडेंशियलिटी इज़ कि सिर्फ ऑथराइज्ड पर्सन डेटा को एक्सेस कर पाना चाहिए एंड इंटेग्रिटी इज़ कि सिर्फ ऑथराइज्ड पर्सन डेटा को चेंज करना चाहिए या फिर ऑल्टर कर पाना चाहिए। इसके बाद ऑथेंटिकेशन है। ऑथेंटिकेशन का मतलब है कि यूज़र को आइडेंटिफाई करना या फिर जो यूज़र क्लेम कर रहा है उस चीज़ को इंश्योर कराना कि वो सच में वही है। तो फॉर एग्जांपल आपका जो अकाउंट है फेसबुक पे, आप उसको देख सकते हो या फिर सिर्फ आप ऑथराइज्ड हो उसको देखने के लिए। तो इस चीज़ को ऑथेंटिकेट करने के लिए कि सच में जो लॉगिन कर रहा है बंदा वो सिर्फ वो आप ही हो, आपके पास एक पासवर्ड होता है। तो ऑथेंटिकेशन के लिए यूजुअली हम पासवर्ड्स यूज़ करते हैं और ऑथेंटिकेशन का मतलब है कि इंश्योर कराना कि यूज़र वही है जो वो क्लेम कर रहा है। इसके बाद एक्सेस कंट्रोल है। एक्सेस कंट्रोल और कॉन्फिडेंशियलिटी आप मान सकते हो ऑलमोस्ट सेम ही है, बस डिफरेंस ये है कि एक्सेस कंट्रोल मतलब कि कंप्यूटर सिस्टम में डिफरेंट एक्सेस लेवल्स होती हैं। आप फॉर एग्जांपल किसी और यूज़र के प्रोफाइल को देख सकते हो, तो आपका जो एक्सेस है आप बस उसको रीड कर सकते हो, लेकिन खुद वो अपने प्रोफाइल में कोई भी चेंज कर सकता है। तो डिफरेंट जगहों पे हमें डिफरेंट एक्सेस, हम कह सकते हैं कि डिफरेंट लेवल ऑफ एक्सेस मिलता है। दूसरे के अकाउंट पे हम सिर्फ अकाउंट देख सकते हैं, लेकिन वो उस अकाउंट पे जिसका वो अकाउंट होगा वो उसको चेंज भी कर सकता है। तो इसी तरीके से डिफरेंट एक्सेस कंट्रोल्स होते हैं जो कि एक सिस्टम में हम इम्प्लीमेंट करते हैं। इसके बाद नॉन रिप्यूडिएशन है। नॉन रिप्यूडिएशन का मतलब है कि जो मैसेज भेजता है, जो सेंड करता है मैसेज, वो बाद में डिनाई नहीं कर पाना चाहिए कि ये मैंने नहीं सेंड की है। इसके बाद अवेलेबिलिटी है। अवेलेबिलिटी का मतलब है कि अगर कोई सर्विस है, कोई वेबसाइट है, तो वो हमेशा उसके यूज़र्स के लिए अवेलेबल होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई एक बंदा आके उस वेबसाइट को डाउन कर देता, तो जो यूज़र्स उस वेबसाइट के होंगे वो फिर उसको एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे। तो अवेलेबिलिटी का मतलब है कि सिस्टम हमेशा वर्क करना चाहिए और वो उसके यूज़र्स के लिए, जो ऑथराइज्ड यूज़र्स होंगे उनके लिए हमेशा वो अवेलेबल होना चाहिए। इसके बाद प्राइवेसी है। प्राइवेसी का मतलब है कि आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगी, आपका जो पर्सनल डेटा होगा, वो सिर्फ आपको पता होनी चाहिए या फिर जिसके साथ आप शेयर करना चाहोगे बस उसके साथ शेयर होनी चाहिए। तो ये प्राइवेसी होती है। इसके बाद स्टेगनोग्राफी है। स्टेगनोग्राफी का मतलब है कि एक मैसेज को
छुपाना किसी और में। मतलब फॉर एग्जांपल यूजुअली ये क्या होता है कि कोई टेक्स्ट होता है, कोई मैसेज होती है, उसको एक छुपाया जाता है, उसको हाइड किया जाता है किसी इमेज में या फिर किसी वीडियो में। तो आपको इमेज दिखेगी, आपको वीडियो दिखेगी, लेकिन आपको वो टेक्स्ट नहीं दिखेगी। वो बस जिसने सेंड किया होगा और जिसने रिसीव किया होगा, उन दोनों को पता होता है कि वो हिडन टेक्स्ट जो है उसको कैसे रिट्रीव किया जाता है। तो स्टेगनोग्राफी में आपको याद रखना है कि हाइडिंग द टेक्स्ट या फिर हाइडिंग द मैसेज इनटू समथिंग इन समथिंग एल्स। यूजुअली वो इमेज होती है या कोई और टेक्स्ट होता है या वीडियो होती है। इसके बाद क्रिप्टोग्राफी है। क्रिप्टोग्राफी का मतलब है कि आप अपनी मैसेज को चेंज कर देते हो किसी और फॉर्म में जो कि इंटरप्रेटेबल नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हो, ये मेरी मैसेज है फ्रंट लाइन। तो फ्रंट लाइन अगर मुझे किसी को भेजना है, मैं क्या करूँगा, मैं इसको कन्वर्ट करूँगा एक कोड में। यहाँ पे आप देख सकते हो ये कोड फ्रंट लाइन से मैंने बनाया है। तो अब अगर कोई बीच में इसको इंटरसेप्ट करता है, जिसको पता नहीं होगा कि ये कैसे इन्होंने एनकोड किया है, तो उसको ये समझ नहीं आएगा कि मैसेज में क्या लिखा है। लेकिन अगर आप देखोगे, इसको एनकोड करने के लिए, जिसे हम कहते हैं कि इसको एनक्रिप्ट करने के लिए, मैंने एक सिंपल एल्गोरिदम यूज़ किया है कि मैंने हर एक लेटर के बाद वाला लेटर जो है उससे रिप्लेस किया है। फॉर एग्जांपल एफ के बाद जी आता है तो मैंने एफ को जी से रिप्लेस किया है। ऐसे ही आर के बाद एस आता है तो मैंने आर को एस से रिप्लेस किया है। ओ के बाद पी आता है तो मैंने ओ को पी से रिप्लेस किया। ऐसे ही बाकी सारे लेटर्स को मैंने रिप्लेस किया। तो मेरी मैसेज जो थी, इसको हम प्लेन टेक्स्ट कहते हैं। इसके ऊपर मैंने एक एल्गोरिदम लगाई जिसको हम साइफर कहते हैं। तो प्लेन टेक्स्ट के ऊपर मैंने साइफर लगाया। साइफर से मुझे क्या मिला, मुझे साइफर टेक्स्ट मिला, जो कि एनक्रिप्टेड मैसेज होती है, उसको हम साइफर टेक्स्ट कहते हैं। अब जो रिसीवर होगा उसको पता होगा कि उस बंदे ने क्या किया था, एनक्रिप्शन के दौरान उसने +1 किया था, उसके बाद वाले लेटर से उसने रिप्लेस कर दिया था। अब वो डिक्रिप्शन करेगा, मतलब इस साइफर टेक्स्ट को वापस प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगा। उसके लिए वो क्या करेगा, हर एक लेटर को उसके पहले वाले लेटर से रिप्लेस करेगा, जी को एफ से, एस को आर से। तो ऐसे उसको प्लेन टेक्स्ट या फिर जो ओरिजिनल मैसेज होगी वो रिट्रीव होगी। तो ऐसे आपको समझ आ गया होगा कि क्रिप्टोग्राफी में क्या होता है कि जो टेक्स्ट होता है या जो मैसेज होती है उसको कन्वर्ट किया जाता है। उसको एक एल्गोरिथम के थ्रू हम कन्वर्ट करते हैं एक दूसरे एक मैसेज में या दूसरे एक टेक्स्ट में, या फिर कोई कुछ भी हो सकता है जो कि अनइंटरप्रिटेबल होती है, जिसको समझ नहीं पाएगा अगर बीच में कोई उसको इंटरसेप्ट करता है। लेकिन जो सेंडर और रिसीवर होते हैं उन दोनों को पता होता है कि कौन सा एल्गोरिदम यूज़ करना है डिक्रिप्शन या फिर एनक्रिप्शन के लिए। तो इसमें आपको याद रखना है, प्लेन टेक्स्ट हम ओरिजिनल मैसेज को कहते हैं। साइफर टेक्स्ट जब हम एनक्रिप्ट करते हैं तो हमें साइफर टेक्स्ट मिलता है। और आपको याद रखना है कि एनक्रिप्शन का मतलब है प्लेन टेक्स्ट का साइफर टेक्स्ट बनाना, डिक्रिप्शन का मतलब है साइफर टेक्स्ट का प्लेन टेक्स्ट बनाना, और साइफर का मतलब होता है साइफर एल्गोरिदम को कहते हैं। तो जो एल्गोरिदम मैं यूज करूंगा एनक्रिप्शन के लिए उसको हम साइफर कहते हैं। तो दिस ऑल अबाउट क्रिप्टोग्राफी एंड स्टेगनोग्राफी। तो यहाँ पे आपको याद रखना है ये स्टेगनोग्राफी है, ये स्टेनोग्राफी नहीं है। स्टेनोग्राफी ये शॉर्ट हैंड, वो अलग चीज़ है, लेकिन ये स्टेगनोग्राफी है, ये एक टेक्निक है जो कि यूजुअली मैसेज को हाइड करने के लिए यूज़ होती है। तो यहाँ पे डिफरेंस भी आपको समझ आ गया होगा स्टेगनोग्राफी एंड क्रिप्टोग्राफी में। यहाँ पे हम किसी और इमेज में उसको छुपाते हैं या फिर किसी और टेक्स्ट में छुपाते हैं, लेकिन यहाँ पे हम डायरेक्टली अपनी मैसेज को कन्वर्ट कर देते हैं किसी और कोड में या फिर मैसेज में जो कि इंटरप्रिटेबल नहीं होती है किसी भी इंटरसेप्टर के लिए। सो दिस ऑल अबाउट the components of computer security. Next is sources of cyber attack. अब हम देखेंगे कि साइबर अटैक कैसे हो सकता है या कहाँ कहाँ से आपके ऊपर अटैक हो सकता है या किस तरीके से आपकी सिक्योरिटी जो है वो एक्सप्लॉइट हो सकती है। तो फर्स्ट यहाँ पे आपको समझना है कि जो मेजर अटैक होता है या फिर जो मेजर कंसर्न है आपकी कंप्यूटर सिक्योरिटी के लिए, वो ज़्यादातर वायरसेस ही होते हैं, क्योंकि जो आम यूज़र होता है उसको कोई हैकर स्पेसिफिकली उसको हैक नहीं करेगा। यूजुअली वायरसेस के थ्रू ही आपके ऊपर, आपके कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर अटैक हो सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ज़्यादातर जो वायरसेस आपके कंप्यूटर तक आते हैं या जो अटैक होता है वो यूजुअली डाउनलोडेबल प्रोग्राम से होता है। मतलब अगर आप कोई सॉफ्टवेयर या कोई एप्लीकेशन, कोई गेम डाउनलोड करते हो जो आप यूजुअली इंटरनेट से करते हो, तो उसमें उसके साथ वायरस भी हो सकता है। तो जो मेजर सोर्स है वायरसेस का वो यूजुअली डाउनलोडेबल प्रोग्राम्स में ही होता है। तो जब आप उसको डाउनलोड करते हो आपके कंप्यूटर सिस्टम पे इंस्टॉल हो जाता है, तो आपको पता नहीं होता है, लेकिन उस प्रोग्राम में या सॉफ्टवेयर में उस प्रोग्राम के साथ वायरस भी होता है। और वो वायरस क्या होता है, उसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं जो कि हार्मफुल होती हैं आपके कंप्यूटर के लिए। इसके बाद क्रैक्ड सॉफ्टवेयर है। क्रैक्ड सॉफ्टवेयर मतलब फॉर एग्जांपल कोई एक सॉफ्टवेयर है जो कि
जिसको आपको बाय करना पड़ता है, जो कि फ्री नहीं है। तो यूजुअली क्या करते हैं कि कुछ लोग होते हैं जो कि क्रैक करते हैं उसको, मतलब वो उसी का एक दूसरा वर्जन मान सकते हो जो क्या वो फ्री में देते हैं, लेकिन यूजुअली वो उसके साथ बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उसके साथ आप वायरस भी डाउनलोड कर सकते हो। तो यूजुअली क्रैक्ड सॉफ्टवेयर जो है वो भी एक मेजर सोर्स है वायरसेस का। इसके बाद ईमेल अटैचमेंट्स है। यूजुअली ईमेल के साथ जो अटैचमेंट्स आती हैं, ईमेल के साथ किसी भी टाइप की फाइल आ सकती है, तो वहाँ उसके साथ आपको वायरस भी मिल सकता है। इंटरनेट, आपको पता ही है इंटरनेट मेजर सोर्स है। इंटरनेट से जो भी चीज़ आप डाउनलोड करते हो, यूजुअली मेजर सोर्स ऑफ जो वायरसेस है वो इंटरनेट से ही आप के कंप्यूटर में आता है। इसके अलावा भी आ सकता है, लाइक आप पेन ड्राइव्स के थ्रू फैलता है, या फिर और भी जब आप कुछ फाइल अगर किसी और तरीके से भी शेयर करोगे, लेकिन मेजर सोर्स जो है वो इंटरनेट ही है। इसके बाद बूटिंग फ्रॉम अननोन सीडी है। अगर कोई सीडी होगी तो अगर आप उससे बूट करोगे, मतलब अपने कंप्यूटर सिस्टम को उससे स्टार्ट करोगे, तो उससे भी चांस है कि उसमें अगर वायरस होगा तो वो आपके कंप्यूटर सिस्टम को हार्म कर सकता है। तो इस तरीके से जो है आपके कंप्यूटर सिस्टम तक वायरसेस पहुंच सकते हैं। तो ये आपको याद रखने की ज़रूरी नहीं है कि साइबर अटैक वायरस की फॉर्म में ही होगा। इसके अलावा भी बहुत सारी तरीक़ों से साइबर अटैक हो सकता है आपके ऊपर, वो भी, लेकिन मेजॉरिटी यहीं से आ सकते हैं, लाइक इंटरनेट के थ्रू ही आपके कंप्यूटर तक वो पहुंच सकता है। आप कुछ मॉलवेयर्स पे नज़र डालते हैं। मॉलवेयर मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि मलिशियस होते हैं, मतलब जिनका इंटेंशन आपके कंप्यूटर को हार्म करना होता है। अब सॉफ्टवेयर आपने देखे होंगे, बहुत सारे सॉफ्टवेयर आप यूज़ भी करते हो, लेकिन उनका जो यूज़ है या उनका जो इंटेंशन होता है वो आपकी हेल्प करना होता है। जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो आपकी हेल्प ही करता है, लेकिन कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर भी होते हैं या कुछ ऐसे प्रोग्राम्स भी होते हैं जो कि आपके कंप्यूटर को हार्म पहुंचा सकते हैं। तो अगर आपको पता होगी तो आप वो इंस्टॉल ही नहीं करोगे। लेकिन यूजुअली इसलिए क्या होता है कि ये सारे सॉफ्टवेयर जो होते हैं, ये मैलिशियस सॉफ्टवेयर जिन्हें हम मॉलवेयर कहते हैं, ये चोरी छुपे आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाते हैं। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैं, डिफरेंट टाइप के ये मैलिशियस सॉफ्टवेयर्स हैं, लाइक देयर आर वायरसेस, वर्म्स, ट्रोजन हॉर्सेस, रूट किट्स, स्पाईवेयर्स, एडवेयर्स, रैंसमवेयर्स। तो ये सारे हम अब पढ़ेंगे। तो फर्स्ट इज़ वायरस। तो अगर हम वायरस देखेंगे, ये एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर है या फिर एक प्रोग्राम है जो कि हार्म करता है आपके कंप्यूटर को। इसकी फुल फॉर्म लिखी जाती है कहीं जगह पे वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, लेकिन आई डोंट थिंक कि ये लाइक इसको इस वजह से वायरस नाम रखा गया था, बट गॉड नोज कि इसका नाम वायरस क्यों रखा गया था, बट इसको बहुत सारे लोग वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज की फुल फॉर्म भी लिखते हैं इसकी। तो आपको याद रखना है कि वायरस क्या होता है, ये एक छोटा सा प्रोग्राम होता है जो कि आपके कंप्यूटर को हार्म करता है। अब आपके कंप्यूटर तक ये कैसे आता है? यूजुअली इस प्रोग्राम को अटैच किया जाता है किसी और फाइल के साथ, तो किसी और प्रोग्राम के साथ या फाइल के साथ ये अटैच हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जब भी आप वो फाइल ओपन करते हो या फिर वो प्रोग्राम रन करते हो, तो आपका कंप्यूटर उस फाइल को जब रन करता है या फिर उस प्रोग्राम को रन करता है, तो वो उस प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शंस को रन करता है। लेकिन उस प्रोग्राम में उसके साथ जो वायरस होता है वो भी कुछ इंस्ट्रक्शंस होती है, लाइक वायरस में कुछ इंस्ट्रक्शन होगी कि इस कंप्यूटर में जो भी डेटा होगा उसको डिलीट कर दो। तो आपका कंप्यूटर जो है उसको इंस्ट्रक्शन दिखी, वो उसको एग्जीक्यूट कर देगा। तो इस तरह से आपके कंप्यूटर के अंदर डेटा डिलीट हो सकता है या कोई और तरीके से आपके कंप्यूटर को हार्म पहुंच सकता है। तो आपको याद रखना है कि वायरस एक छोटा प्रोग्राम होता है जो यूजुअली एक अदर प्रोग्राम्स के साथ अटैच होता है और ये कॉपी करता है अपनी, मतलब ये कॉपीज़ बनाता है ये अपनी। जैसे वायरस होता है, जैसे जो ह्यूमन बॉडी में जो वायरस आते हैं, जैसे कोरोना वायरस है या डिफरेंट जो बायोलॉजिकल वायरस जो होता है वो भी अपनी कॉपीज़ बनाता है। तो सेम लाइक दैट ये भी अपनी कॉपीज़ बनाता है और अपने आप को दूसरे फाइल के साथ अटैच कर देता है और ये फैल जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि वायरस स्टैंड अलोन एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ये किसी फाइल के साथ चिपकेगा, ये किसी फाइल या फिर प्रोग्राम के साथ चिपकेगा, उसी के साथ ये स्प्रेड भी होता है। और आपको याद रखना है कि ये अपने आप को कॉपी कर देता है। और आपको याद रखना है कि जो फर्स्ट वायरस था वो उसका नाम क्रीपर था और वो 1971 में बनाया गया था। और ये वायरस जो था ये पाकिस्तान के 2 डेवलपर्स ने बनाया था। उनका नाम मुझे अभी याद नहीं है, बट यू कैन सर्च इट आउट ऑन इंटरनेट। तो आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट वायरस है वो पाकिस्तान के 2 डेवलपर्स ने बनाया था। अब हम डिफरेंट वायरसेस को देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरसेस क्या क्या होते हैं। फर्स्ट इज रेसिडेंट वायरस। रेसिडेंट का मतलब आपको पता ही होगा, रेसिडेंट मतलब जो जहाँ कहीं पर रहता है उसको हम रेसिडेंट कह सकते हैं। तो रेसिडेंट क्या होता है कि एक ऐसा वायरस होता है जो रैम में आता है। तो जो रैम में रहता है, रैम का रेसिडेंट होता है, वो रैम में रहता है, मेमोरी में रहता है, और उसमें जो फाइल्स होती हैं, यूजुअली ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो रैम में आ जाता है। जब आप स्टार्ट करते हो अपने कंप्यूटर को, रैम के अंदर जब भी कोई चीज़ आएगी तो
ये रेसिडेंट वायरस जो है ये एक्टिवेट हो जाता है और इस तरह से ये आपके कंप्यूटर को हार्म कर सकता है। तो इसमें आपको याद रखना है कि रेसिडेंट वायरस रैम में होता है और यूजुअली जो फाइल्स रैम में होती है जब आप उनको ओपन करते हो ये एक्टिवेट हो जाता है। और इसमें एग्जांपल्स है लाइक रैंडेक्स एंड मीव। इसके बाद डायरेक्ट एक्शन वायरस है। डायरेक्ट एक्शन वायरसेस ये एक ऐसा वायरस होता है जैसा नाम बताता है कि जिस फाइल में ये होगा जैसे ही आप उस फाइल को रन करोगे ये डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये उसी टाइम एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इसमें आपको याद रखना है कि ये फाइल्स को इन्फेक्ट कर सकता है कि जो उस फोल्डर में होगी या उसके अंदर एक फाइल होती है जिसमें लिखा होता है कि कौन कौन सी फाइल्स को इन्फेक्ट करना है। इसके बाद ओवरराइट वायरस है। ओवरराइट का मतलब होता है कि अगर कहीं पे कुछ लिखा होगा उसके ऊपर कुछ और लिखना, मतलब जो वहाँ पे ऑलरेडी लिखा होगा उसको डिलीट करके उसके ऊपर कुछ और लिखना। तो आपको याद रखना है कि ओवरराइट वायरस यूजुअली आपकी इन्फॉर्मेशन को डिलीट कर देता है। तो जब अगर कोई ओवरराइट वायरस ने आपके कंप्यूटर को इन्फेक्ट कर दिया तो आपके कंप्यूटर के अंदर बहुत सारा डेटा जो है वो डिलीट हो सकता है। तो आपको याद रखना है कि कंप्यूटर ओवरराइट वायरस जो होता है ये डिलीट कर देता है डेटा को। इसके बाद बूट सेक्टर वायरस है। बूट सेक्टर वायरस को हम मास्टर बूट सेक्टर वायरस या फिर मास्टर बूट रिकॉर्ड वायरस भी कहते हैं और ये यूजुअली बूट सेक्टर जो होता है हार्ड डिस्क का उसको इफेक्ट करता है। बूट सेक्टर मतलब कि जो हार्ड डिस्क होती है, हार्ड डिस्क में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है, तो जिस जगह पे ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसको हम कहते हैं बूट सेक्टर। तो बूट सेक्टर वायरस जो बूट सेक्टर होता है हार्ड डिस्क का उसको इफेक्ट करता है, उसको इफेक्ट कर देता है। इसके बाद मैक्रो वायरस है। मैक्रो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा है, एक्सेल या फिर पावर पॉइंट, उसमें मैक्रोज होते हैं। मैक्रोज एक छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं जो कि रिपीटेड टास्क जो होती हैं, कुछ टास्क होती हैं जिनको आप रिपीटेडली करना पड़ता है, तो उनको मैक्रोज कहते हैं। वो छोटे प्रोग्राम्स होते हैं जो कि यूजुअली वर्ड, पावर पॉइंट या फिर एक्सेल में होते हैं। तो जो मैक्रो वायरसेस होते हैं ये ऐसी प्रोग्राम्स या फिर ऐसी फाइल्स को ये इफेक्ट करते हैं जिनमें मैक्रोज होते हैं। तो मैक्रो वायरस ऐसी फाइल्स को इफेक्ट करता है जिनमें मैक्रोज होता है। इसके बाद फाइल सिस्टम वायरस है। फाइल सिस्टम वायरस जो है कि ये पूरे फाइल सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देता है। लाइक फॉर एग्जांपल आपका अगर कहीं पे डेटा है, फॉर एग्जांपल सी ड्राइव में न्यू फोल्डर के अंदर आपका डेटा है, तो ये क्या करेगा काम, ये न्यू फोल्डर का नाम ही चेंज कर देगा। तो जब आप उस फाइल को ओपन करना चाहोगे तो वो फाइल ओपन ही नहीं होगी क्योंकि कंप्यूटर को पता होगा कि ये जो फाइल है ये न्यू फोल्डर के अंदर है, लेकिन न्यू फोल्डर का नाम इसने चेंज कर दिया होगा। तो इस तरह से आपकी फाइल्स जो है उनकी पाथ, उसको हम पाथ कहते हैं, जो डायरेक्टरी पाथ होती है वो पाथ ही जब इसने चेंज कर दी तो आपकी फाइल जो है वो एक तरह से आप मान सकते हो कि उनको आप यूज़ ही नहीं फिर कर पाओगे। तो फाइल सिस्टम जो है, फाइल सिस्टम वायरस, ये डायरेक्टरीज को इफेक्ट करता है या फिर फोल्डर्स को इफेक्ट करता है। इसके बाद पॉलीमॉर्फिक है। पॉलीमॉर्फिक मतलब जिसकी बहुत सारी शेप्स होंगी। ये क्या करता है कि जब भी ये एक बार किसी सिस्टम को इन्फेक्ट कर देता है, तो जब ये इन्फेक्ट कर देता है तो ये खुद को एनक्रिप्ट कर देता है, मतलब अपने आप को एनकोड कर देता है, एक नई शक्ल ले लेता है। तो इसी तरीके से ये अपनी कॉपीज बनाता रहता है और हर एक सिस्टम को जब एक नए सिस्टम को जब ये इन्फेक्ट कर देता है तो फिर से अपने आप को एनक्रिप्ट कर देता है और एक नई फॉर्म ले लेता है। तो पॉलीमॉर्फिक आपको ऐसे समझ आएगा जिसकी बहुत सारी फॉर्म्स होंगी। इसके बाद फैट वायरस है। फैट वायरस स्टैंड्स फॉर फाइल एलोकेशन टेबल। फाइल एलोकेशन टेबल का मतलब है कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है उसके अंदर एक फैट होता है। फैट मतलब जिसमें उसके अंदर ये लिखा होता है कि कौन सी फाइल कहाँ पे है या फिर कौन सा फोल्डर कहाँ पे है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन फैट में होती है। और जो फैट वायरस होता है ये उसी फैट टेबल को या फिर फाइल एलोकेशन टेबल को इन्फेक्ट कर देता है उसको। तो इस तरह से क्या होता है कि आपका डेटा जो है वो यूजेबल ही नहीं रहता है क्योंकि ये फाइल टेबल को ही चेंज कर देता है। तो कहीं ना कहीं जो फाइल टेबल फैट वायरस होता है और जो फाइल सिस्टम वायरस होता है ये लगभग सेम होते हैं। इसके बाद मल्टीपार्टाइट है। मल्टीपार्टाइट वायरस ये ऐसा वायरस होता है जो कि मल्टीपल वेज से स्प्रेड हो सकता है। तो मल्टीपार्टाइट वायरस ऐसा वायरस है जो मल्टीपल वेज से स्प्रेड हो सकता है। इसके बाद वेब स्क्रिप्टिंग वायरस है। ये ऐसे वायरस होते हैं जो कि बहुत सारी वेबसाइट्स में होते हैं। वेबसाइट्स जब बनाई जाती हैं तो उसके लिए कुछ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस यूज़ की जाती हैं। तो जैसे जावास्क्रिप्ट एक लैंग्वेज है, तो उस जावास्क्रिप्ट या फिर किसी और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी जाती हैं जिससे आपकी वेबसाइट जो है वो काम करती है। अब जो वेब स्क्रिप्टिंग वायरस है वो उसी वेबसाइट को इफेक्ट कर देता है, या हम कह सकते हैं कि वही स्क्रिप्ट जो लिखी गई थी उस वेबसाइट के लिए उसी को इफेक्ट कर देता है। तो ये वेब स्क्रिप्टिंग वायरस हो गया। तो आई गेस ये सारे टाइप्स हैं जो वायरसेस हैं उनके। तो इससे आपको समझ आ गया होगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ
वायरसेस। अब ये कुछ वायरसेस हैं, दीज आर नॉट ओनली वायरसेस, ये कुछ डिफरेंट मॉलवेयर्स हैं जो कि बहुत मशहूर हुए थे। फर्स्ट इज 1971 का क्रीपर जो फर्स्ट वायरस था, ऐसे ही इसके बाद मेलिसा था 1999 का, इसके बाद 2000 का आई लव यू वायरस था, इसके बाद 2001 का कोड रेड, ऐसे ही ट्रोजन 2011 का, 2012 का रूट किट, 2014 नेटवर्म। ये कुछ इंपॉर्टेंट मॉलवेयर्स हैं जो कि बहुत फेमस हुए थे। अब हम अदर मॉलवेयर्स पे नज़र डालते हैं। वायरस के अलावा भी कुछ मैलिशियस सॉफ्टवेयर्स हैं। लाइक फर्स्ट इज वर्म। वर्म में आपको याद रखना है कि ये एक स्टैंड अलोन मॉलवेयर है, मतलब इसके वो किसी एक फाइल के साथ चिपकने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, या फिर ये किसी फाइल के साथ अटैच नहीं होता है, या किसी प्रोग्राम के साथ अटैच नहीं होता, ये स्टैंड अलोन एग्जिस्ट कर सकता है। और ये आपको याद रखना है कि ये भी अपने आप को रेप्लिकेट कर सकता है, मतलब ये भी अपनी कॉपीज बनाता है। तो ये आपको याद रखना है कि ये स्टैंड अलोन होता है और यूजुअली इनविजिबल फाइल होती है, ये एक अलग फाइल होती है लेकिन वो दिखती नहीं है, वो इनविजिबल होती है और ये अपने आप को रेप्लिकेट कर सकती है। तो इसमें एग्जाम्पल्स है लाइक बेगल, आई लव यू, मॉरिस, निम्डा, ये सारे वर्म्स थे। इसके बाद ट्रोजन है। ट्रोजन हॉर्स भी कहते हैं इसको। ये एक नॉन सेल्फ रेप्लिकेटिंग टाइप है। ट्रोजन हॉर्स कैसे याद रहेगा आपको, दरअसल ये नाम कहाँ से आया है, पुराने ज़माने में जो ग्रीक्स थे, दरअसल एक फोर्ट था उनका। अब बाहर से जो एनिमीज़ थे उनको उस फोर्ट के अंदर जाना था, लेकिन वहाँ पे गेट पे उन्होंने पहरेदार रखे थे, तो वो पहरेदार उनको अंदर नहीं जाने दे रहे थे। तो उन्होंने क्या किया कि हॉर्सेस जो लकड़ी के बने हुए थे वही बनाए, और सोल्जर जो हैं वो उन्हीं लकड़ी के हॉर्सेस के अंदर छुप गए। और जब वो गेट के पास गए तो उनको कुछ बताया कि लाइक के अंदर किसी ने मंगाए या कुछ, तो उनको पता ही नहीं चला। तो हम कह सकते हैं कि जो अटैकर थे, अटैकर किसी और चीज़ के अंदर छुपे हुए थे। तो यही हम कह सकते हैं कि ट्रोजन हॉर्सेस जो होते हैं, जो यहाँ पे ट्रोजन हॉर्सेस होते हैं, ये ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो कि यूज़र को लगते हैं कि ये कोई अच्छा काम करेंगे, या फिर आपको लगेगा कि फॉर एग्जांपल ये एक गेम है, लेकिन वो गेम होगी नहीं, अंदर से वो एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर होगा। तो बाहर से ये कुछ और दिखते हैं लेकिन अंदर से ये आपके कंप्यूटर सिस्टम को हार्म करने के लिए बनाए गए होते हैं। तो आई गेस ये समझ आ गया होगा ट्रोजन क्या होता है। और आपको ये याद रखना है कि ये नॉन सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं, ये अपनी कॉपीज़ नहीं बनाते हैं। और यूजुअली ये किस लिए यूज़ किए जाते हैं, मतलब जो अटैकर इसको किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, वो इन्फॉर्मेशन को स्टील करने के लिए। इनको हम बैकडोर्स कहते हैं कि वो आपके सिस्टम के अंदर एक बैकडोर इंस्टॉल कर देते हैं। उससे क्या होता है कि जो अटैकर होता है वो आपके सिस्टम को एक्सेस कर सकता है, या फिर ये आपके कंप्यूटर में जो इन्फॉर्मेशन होगी उसको जो अटैकर होगा उस तक भेज सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है ट्रोजन क्या होता है। इसके बाद स्पाईवेयर है। स्पाईवेयर ऐसे मैलिशियस सॉफ्टवेयर को कहते हैं जो कि आपके ऊपर स्पाइंग करता है, मतलब जो भी आप काम करते हो उसको मॉनिटर करता है। इसमें एग्जांपल है जिसको हम की लॉगर कहते हैं। की लॉगर क्या होता है, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, ये एक ऐसा मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है या फिर ऐसा प्रोग्राम होता है जो कि आपकी सारी की प्रेसेस को जो है रिकॉर्ड करता है। मतलब जो भी आप कीबोर्ड के ऊपर लिखोगे ये उस सब को रिकॉर्ड करता है, और फिर जिस अटैकर ने ये आपके सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल करवाया होगा उसको ये भेजता है। तो अगर आप फॉर एग्जांपल कोई पासवर्ड या कुछ और चीज़, कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन अपने कीबोर्ड के थ्रू टाइप करते हो तो वो उस चीज़ को पकड़ सकता है। सो दिस इज़ की लॉगर। तो ये स्पाईवेयर में आता है। अब हम सिम्टम्स ऑफ मॉलवेयर अटैक पे आते हैं। कि अगर मॉलवेयर अटैक हो गया, आपके कंप्यूटर सिस्टम को किसी मैलिशियस सॉफ्टवेयर ने इन्फेक्ट कर दिया, तो क्या हो सकता है। फर्स्ट इज आपके सामने ऑड मैसेजेस आ जाएंगी, आपके स्क्रीन के ऊपर कुछ मैसेज आ जाएंगी, आपके सामने ऐसे ही रैंडमली आ जाती हैं। तो ये यूजुअली एडवेयर्स में होता है, जो कि एडवेयर होता है आपके सामने ऐसे ही एड्स आ जाते हैं। कुछ फाइल्स मिस हो सकती हैं, मतलब आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो फाइल्स हैं उनको डिलीट कर सकता है ये वायरस। सिस्टम जो है वो स्लो हो जाता है, पीसी क्रैश हो सकता है, बार बार रीस्टार्ट होता है, ड्राइव्स जो है वो एक्सेसिबल ही नहीं होते, आप क्लिक करते हो ड्राइव सी पे वो खुलती ही नहीं है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो है वो चलता ही नहीं है, वो या वो इंस्टॉल ही नहीं होता है, ऐसी कोई रैंडम सी साउंड या म्यूज़िक प्ले होने लगता है, माउस पॉइंटर जो है उसका ग्राफिक चेंज होता है, जो हो जाता है, मतलब जो माउस पॉइंटर होता है यूजुअली वो एक एरो हो जाता है, उसकी कोई और शेप बन जाएगी। ऐसे ही आपको ऐसे ही रैंडम ईमेल्स आने लगेंगी, या फिर पीसी जो है आपका वो ऐसे फंक्शंस परफॉर्म करने लगेगा, लाइक कोई ऐसी विंडोज़ जो हैं वो क्लोज हो जाएंगी, ऐसे ही जो सॉफ्टवेयर है वो खुद ब खुद चलने लगेंगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये एक मॉलवेयर अटैक अगर आपके ऊपर होता है, कोई मॉलवेयर आपके सिस्टम को इन्फेक्ट करता है, तो ये सारी चीज़ें आपके कंप्यूटर के साथ हो सकती हैं। अब हम देखते हैं कि मॉलवेयर्स के अलावा कौन से थ्रेट्स हो सकते हैं आपके कंप्यूटर सिक्योरिटी को। तो यहाँ पे फर्स्ट इज स्पूफिंग। स्पूफिंग मतलब कि आपने देखा होगा बहुत जगह के जो यूट्यूब के ऊपर स्पूफ्स बनते रहते हैं। स्पूफ मतलब एक तरह से आप मान सकते हो कि कोई एक बंदा दूसरे किसी बंदे की नकल करता है। तो स्पूफिंग भी ये होती है, इसको मैस्कुरेड भी कहते हैं। मैस्कुरेड मतलब कि कोई एक बंदा
आपके सामने आएगा और बोलेगा कि फॉर एग्जांपल मैं कोई और बंदा हूँ, आपने उन दोनों को नहीं देखा होगा, तो आप मान जाओगे कि ये सच में वही है। तो किसी और के बेस में आना, किसी और के बेस में आना, उसको हम कह सकते हैं स्पूफिंग। तो स्पूफिंग से क्या हो सकता है कि फॉर एग्जांपल इसमें आईपी स्पूफिंग आती है। इससे अटैक ऐसे होता है कि फॉर एग्जांपल आपका कोई आईपी एड्रेस है, तो यूजुअली कोई एक सिस्टम है जिसको पता है कि आपका आईपी एड्रेस क्या है या आपके सिस्टम का क्या आईपी एड्रेस है। उस बंदे ने, जो अटैकर होगा, उसने आपका आईपी एड्रेस लिया और अपने कंप्यूटर से एक मैसेज भेजा, लेकिन आपके आईपी एड्रेस के साथ। तो जिस सिस्टम को उसने जो मैसेज भेजा, उसको लगेगा कि अरे ये तो उसका आईपी एड्रेस है, और उसको वो ऑथोराइज कर देगा या उसको वो कुछ इन्फॉर्मेशन दे देगा जो उसको नहीं मिलनी चाहिए। सो दिस इज स्पूफिंग। तो स्पूफिंग आपको ये याद रखना है कि इसमें कोई अनऑथोराइज्ड यूज़र किसी दूसरे यूज़र की इन्फॉर्मेशन को देख सकता है या किसी सिस्टम को एक्सेस कर सकता है। यूजुअली वो कैसे करता है, वो मैस्करेड करता है, वो आपका रूप ले लेता है। अब वो रूप कैसे ले लेता है, आपकी आईपी एड्रेस या फिर आपका कोई कुछ भी, मतलब कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन कोई आपकी उसको दे देगा, उसको लगेगा कि ये सच में वही है। इसके बाद सलामी टेक्निक है। ये बहुत सारे हैकर्स यूज़ करते थे, बहुत पहले यूज़ करते थे कि कोई जिसने मतलब किसी बैंक को हैक कर लिया, तो या फिर किसी सिस्टम को हैक कर लिया और फिर उसमें बहुत सारे यूज़र से, हर एक यूज़र से थोड़ा थोड़ा पैसा चुरा लिया, मतलब एक एक रुपये हर एक यूज़र से चुरा लिया। तो ऐसे करोड़ों यूज़र्स है तो करोड़ों रुपए जमा कर लिए। इससे क्या फ़ायदा होता है कि यूजुअली अगर किसी के अकाउंट से 10-10 रुपये, 15-15, 20-20 रुपये चले भी जाए तो वो रिपोर्ट ही नहीं करता, लेकिन वो बहुत सारे यूज़र्स को ये अटैक करता है, तो उससे उसके पास बहुत सारे पैसे जमा हो जाते हैं। तो ये सलामी अटैक होती है। अब हैकिंग आपने बहुत सुना होगा। हैकिंग का मतलब है किसी और कंप्यूटर या फिर किसी और कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर इंट्रूजन करने को हम हैकिंग कह सकते हैं। अगर कोई एक बंदा है जिसको, जो अथोराइज नहीं है किसी सिस्टम में को एक्सेस करने के लिए, अगर वो एक्सेस कर पाता है तो हम कह सकते हैं कि वो हैकिंग है। अब हैकिंग यूजुअली, ये ज़रूरी नहीं है कि हैकिंग हमेशा नेगेटिव पर्पज़ के लिए ही की जाए। फॉर एग्जांपल डिफरेंट हैकर्स होते हैं, वाइट हैट हैकर्स हैं, ब्लैक हैट हैं, ग्रे हैट हैं। ब्लैक हैट हैकर्स ऐसे हैकर्स होते हैं जिनका जो इंटेंशन होता है वो गलत इंटेंशन होता है। वो हैकिंग करते हैं, वो किसी सिस्टम के अंदर इंट्रूजन करते हैं, किसी सिस्टम में घुसते हैं या फिर किसी सिस्टम को ब्रेक करते हैं, लेकिन उनका जो इंटेंशन होता है वो गलत होता है। वाइट हैट हैकर्स, ये ऐसे हैकर्स होते हैं जो कि यूजुअली जिनके इंटेंशंस अच्छे होते हैं। लाइक जो कंपनीज होती हैं उनके पास भी हैकर्स होते हैं। उनका काम ये होता है कि जब भी वो कोई नई एप्लीकेशन, कोई नए सॉफ्टवेयर, कोई नया सिस्टम बनाते हैं, तो वो वाइट हैट हैकर्स जो होते हैं उनका काम यही होता है कि ये कहीं पे भी अगर कोई सिस्टम में कोई लूप होल होगा उसको ढूंढना। तो उनका काम होता है कि ट्राई करना कि किसी तरीके से हम इस सिस्टम को हैक कर पाए। तो अगर वो सिस्टम हैक हो जाता है तो वो जल्दी से उस चीज़ को फिक्स कर देते हैं। तो ये वाइट हैट हैकर्स होते हैं। अब ग्रे हैट, ये दोनों होते हैं, लाइक वो कभी कभी गलत भी करते हैं और कभी कभी मतलब अच्छे काम के लिए भी हैकिंग करते हैं। इसके बाद क्रैकिंग है। क्रैकिंग आप मान सकते हो हैकिंग ही है। इसमें दूसरे के कंप्यूटर्स में ब्रेक इन करना या फिर किसी की इन्फॉर्मेशन चुराना, वो क्रैकिंग में आती है। आप क्रैकिंग और हैकिंग में ये डिफरेंस मान सकते हो कि क्रैकिंग यूजुअली गलत इंटेंशन के लिए ही की जाती है, और जो क्रैकर होता है, जो क्रैकिंग करता है, वो यूजुअली खुद कोई मतलब सॉफ्टवेयर या कोई टेक्निक नहीं बनाता है, जो किसी और का बनाया हुआ कोई टूल यूज़ करता है दूसरे सिस्टम में घुसने के लिए। तो क्रैकिंग आपको याद रखना है कि ये हैकिंग की तरह ही है यूजुअली, लेकिन इसका इंटेंशन गलत होता है और वो किसी और का बनाया हुआ टूल यूज़ करता है। इसके बाद फिशिंग है। फिशिंग का मतलब है फ्रॉडुलेंटली एक्वायर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। अगर कोई फ्रॉड से आपकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, लाइक आपके क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, आपके पासवर्ड्स चुरा लेगा, उसको हम फिशिंग कहते हैं। वो यूजुअली कैसे की जाती है कि फॉर एग्जांपल आप फेसबुक की जो आपका यूज़र नेम है और पासवर्ड है वो सिर्फ आपको पता है। कोई एक बंदा आपको मैसेज भेजेगा, वो क्या करेगा, वो आपको एक फेक फेसबुक का पेज सेंड करेगा। जब वो फेसबुक का लॉगिन पेज आपको बताएगा कि कुछ ये लिंक है, इससे कुछ डाउनलोड हो जाएगा, इससे नाट्स डाउनलोड होंगे, इससे कोई गेम डाउनलोड होगी, तो जब आप उस लिंक पे ओपन करोगे आपके सामने आपको लगेगा कि ये सच में फेसबुक का लॉगिन पेज है, लेकिन वो लॉगिन पेज होगा नहीं। आप डिटेल्स डालोगे उसमें, अपना यूज़र नेम और पासवर्ड, वो फेसबुक के सर्वर पे जाने के बजाय वो उस जिस बंदे ने आपको सेंड किया होगा उसके पास जाएगा। तो इसी तरह से फ्रॉड करके उसने आपको बताया कि ये गेम डाउनलोड करने के लिए या कोई और चीज़ करने के लिए, लेकिन उसने आपकी इन्फॉर्मेशन चुराई। तो इसी तरीके से
जो है फिशिंग की जाती है। इसके बाद स्पैम है। स्पैम का मतलब है अनसॉलिसिटेड बल्क मैसेजेस भेजना, इसको हम स्पैम कहते हैं। यूजुअली आपने देखा होगा ये कैसे की जाती है कि कंपनीज ये करती हैं, स्पैम करती हैं। आपने ईमेल में देखा होगा बहुत सारी, कोटक महिंद्रा से आती है, बहुत सारी कंपनी से आपको ऐसे ईमेल आते रहते हैं। तो ये बल्क में भेजते हैं। वो कंपनीज क्या करते हैं कि बहुत सारे यूज़र्स की ईमेल एड्रेस कहीं से लेके आते हैं और फिर उनको बल्क में ऐसे ही मैसेज भेजते रहते हैं, तो उनको हम स्पैम कहते हैं। तो स्पैम बल्क में भेजी गई अनसॉलिसिटेड, मतलब आपने वो मांगी नहीं थी वो, या आप वो इंटेंड नहीं कर रहे थे कि आपको वो चाहिए ही नहीं वो मैसेज, लेकिन आपको वो फिर भी भेज रहा है। इसके बाद एडवेयर है। ये ऐसे सॉफ्टवेयर्स या मेलिशियस सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि आपके सामने एडवर्टीजमेंट्स ऐसे ही जनरेट कर देते हैं, तो ये भी मेलिशियस सॉफ्टवेयर्स में आता है। इसके बाद रूट किट है। ये ऐसा मेलिशियस सॉफ्टवेयर होता है जो कि एडमिन लेवल कंट्रोल दे देता है एक कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर। अगर रूट किट किसी कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल हो गया, या फिर किसी रूट किट ने कंप्यूटर को इन्फेक्ट कर दिया, तो जो एडमिन काम कर सकता है वो अटैकर जो है वो सारे काम कर सकता है। तो ये रूट किट होता है। अब हम देखेंगे कि सॉल्यूशंस क्या है कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट्स के अगेंस्ट, कैसे कैसे हम बच सकते हैं। फर्स्ट इज एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। अब एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या होता है? ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि पहले तो सर्च करते हैं कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, जो भी फाइल होगी, जो भी डेटा होगा, उसमें से वायरसेस को ढूंढते हैं, या फिर डिफरेंट जो मैलिशियस सॉफ्टवेयर हैं उनको ढूंढते हैं, उनको डिटेक्ट करते हैं और फिर उनको रिमूव करते हैं। तो ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं। तो इनका काम होता है मैलिशियस सॉफ्टवेयर्स को ढूंढना, उनको डिटेक्ट करना और फिर उनको रिमूव करना। अब डिफरेंट इंपॉर्टेंट एंटीवायरसेस हैं। ये इनमें से आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीवायरस और विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीवायरस, तो ये आपको पता होने चाहिए। एवेस्ट, एवीजी, K7, कैस्परस्काई, ट्रेंड माइक्रो, क्विक हील, सिमेंटिक, नॉर्टन, मैकैफी, ये कुछ इंपॉर्टेंट एंटीवायरसेस हैं। इसके बाद डिजिटल सर्टिफिकेट है। डिजिटल सर्टिफिकेट यूजुअली यूज़र को, जो सेंडर होता है, उसको ऑथेंटिकेट करने के लिए यूज़ होता है। तो ये फॉर एग्जांपल कोई एक वेबसाइट है जिसके साथ आप कनेक्ट हो रहे हो, तो ये कैसे पता चलेगा आपको कि आप जेन्युइन वेबसाइट के साथ कनेक्ट हो रहे हो? इसके लिए क्या होता है कि जिस वेबसाइट के साथ आप कनेक्ट होते हो वो आपको एक सर्टिफिकेट, डिजिटल सर्टिफिकेट भेजता है। तो वो डिजिटल सर्टिफिकेट आपका ब्राउज़र जो है वो चेक करता है और उसको पता चलता है कि हाँ, मैं जेन्युइन वेबसाइट है उसके साथ कनेक्ट हुआ हूँ। तो आपको याद रखना है कि डिजिटल सर्टिफिकेट एक मैसेज के साथ अटैचमेंट होती है, एक मैसेज के साथ एक छोटा, आप मान सकते हो, कोड होता है या फिर अटैचमेंट होती है, जो कि यूज़र को, सेंडर को ऑथेंटिकेट करता है, सेंडर को ऑथेंटिकेट करता है। तो ये आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए यूज़ होता है। इसके बाद डिजिटल सिग्नेचर है। तो डिजिटल सिग्नेचर, डिजिटल सर्टिफिकेट ऑलमोस्ट सेम है। डिफरेंस ये है कि डिजिटल सिग्नेचर जो है ये ना सिर्फ यूज़र को या फिर सेंडर को ऑथेंटिकेट करने के लिए यूज़ होता है, बल्कि ये जो मैसेज है उसकी इंटेग्रिटी को भी चेक करने के लिए यूज़ होता है। इंटेग्रिटी को चेक करने के लिए यूज़ होने का मतलब है कि जो मैसेज अगर कोई आपको भेजता है, तो ये देखने के लिए कि जो मैसेज है वो किसी ने बीच में चेंज नहीं की है, जो मैसेज सेंडर ने भेजी थी वही मैसेज आप तक पहुंची है, इस चीज़ को चेक करने के लिए डिजिटल सिग्नेचर होता है। ठीक है, तो अगर कोई फाइल आपको भेजता है, कोई डॉक्यूमेंट आपको भेजता है, कोई मैसेज आपको भेजता है, तो हो सकता है कि सेंडर ने कुछ भेजा था लेकिन बीच में कोई हैकर था, उसने उसको चेंज कर दिया। तो इस चीज़ को देखने के लिए कि बीच में किसी ने उस डॉक्यूमेंट या मैसेज को चेंज नहीं किया, उसके लिए वो उसके साथ एक डिजिटल सिग्नेचर भी भेजेगा। उस डिजिटल सिग्नेचर को आपका सिस्टम जो है वो चेक करेगा, आपका कंप्यूटर सिस्टम चेक करेगा, और अगर आपका डिजिटल सिग्नेचर जो है वो उस डेटा के साथ मैच हो गया तो उसको पता चलेगा हाँ, डेटा बीच में किसी ने चेंज नहीं किया है और इंटेग्रिटी जो है मैसेज की या डेटा की वो सही सलामत है। इसके बाद फायरवॉल है। फायरवॉल ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि आपको बचाता है यूजुअली अटैक से। ये क्या होता है कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, या ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन आप मान सकते हो। ये इसका काम होता है कि जब भी आपका सिस्टम जो है इंटरनेट के साथ कनेक्ट होता है, तो फायरवॉल आपके सिस्टम में भी होता है। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी उनका भी अलग फायरवॉल होता है, वो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों होते हैं। तो इसका काम होता है कि जब आप किसी नेटवर्क से कनेक्ट होते हो या इंटरनेट से कनेक्ट होते हो, तो जो भी डेटा बाहर से आ रहा है या जो भी डेटा यहाँ से जा रहा है, ये उसको फिल्टर करता है। ये देखता है कि कोई ऐसा डेटा तो नहीं आ रहा है जो कि हार्म कर सकता है आपके कंप्यूटर को, या कि कोई अनऑथराइज्ड पर्सन जो है वो तो एक्सेस नहीं करना चाहता आपके सिस्टम को। तो इसका काम होता है बाहर से आने वाले पैकेट या बाहर से आने वाले डेटा या यहाँ से बाहर जाने वाले डेटा को मॉनिटर करना और ये देखना
कि सिर्फ ऑथराइज पर्सन ऑथराइज डेटा को अब हम जो है सेंड कर रहे हैं और रिसीव कर रहे हैं। तो ये यूजुअली ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही आता है, आपके कंप्यूटर सिस्टम के साथ, ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही एक फायरवॉल आता है, या फिर कंपनीज जो है उनका भी एक फायरवॉल होता है जो गेटवे राउटर होता है उसके ऊपर होता है, और उसका काम भी होता है कि बाहर से आने वाले डेटा और यहाँ से जाने वाले डेटा को मॉनिटर करना। पासवर्ड, ये आपको पता ही है, स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स होती है जिसका काम होता है ऑथेंटिकेट करना। ये सिर्फ आपको पता होती है, जिस बंदे का जो अकाउंट होगा उसी को पता होता है कि पासवर्ड क्या है। और आपको पता है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, वीक पासवर्ड आपको पता होगा। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स होते हैं जिनमें अल्फ़ाबेट्स भी होंगे, जिनमें सिंबल्स भी होंगे, नंबर्स होंगे, ये तो उसको हम स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कहते हैं। और वीक पासवर्ड फॉर एग्जांपल कोई जिसमें सिर्फ टेक्स्ट होगा या सिर्फ नंबर होगा, या अपना फ़ोन नंबर रख लिया आपने, अपना बर्थडे रख लिया, नाम रख लिया, तो ये सारे वीक पासवर्ड्स में आते हैं। अब कुछ टर्म्स हैं रिलेटेड टू सिक्योरिटी। सो फर्स्ट इज एवसड्रॉपिंग। एवसड्रॉपिंग का मतलब है चोरी छुपे किसी की बात सुनना। तो फॉर एग्जांपल आप दो कम्युनिकेट कर रहे हो, दो कंप्यूटर हैं, वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, मैसेज भेज रहे हैं, बीच में कोई अटैकर आके मॉनिटर करेगा कि ये दोनों क्या बातें कर रहे हैं या वो क्या क्या मैसेज एक दूसरे को भेज रहे हैं। तो एवसड्रॉपिंग का मतलब है चोरी छुपे मैसेज को पढ़ना, या फिर चोरी छुपे डेटा ट्रांसमिशन को देखना या मॉनिटर करना। नेक्स्ट है मैस्करेडिंग। मैस्करेडिंग मतलब इम्पर्सनेट करना किसी ऑथराइज यूज़र को। फॉर एग्जांपल आपका एक फेसबुक अकाउंट है, उसमें यूज़र नेम आपका नंबर है, किसी को पता चल गया वो आपका नंबर है, ठीक है, किसी को पता है कि आपका यूज़र नेम आपका नंबर है, तो वो क्या करेगा, वो अपने सिस्टम से आपका नंबर लिखेगा। तो वो आपको इम्पर्सनेट या करने की कोशिश कर रहा है, या फिर वो मैस्करेड करने की कोशिश कर रहा है। वो फेसबुक के सर्वर को ये धोखा दे रहा है कि मैं आप हूँ, क्योंकि वो आपका नंबर वहाँ पे दे रहा है। तो लेकिन आपको ऑथेंटिकेट करने के लिए फेसबुक पासवर्ड भी मांगता है, तो कोई आपको मैस्करेड ना कर पाए, कोई आपको इम्पर्सनेट ना कर पाए, इसलिए पासवर्ड्स होते हैं। इसके बाद पैचेस होते हैं। पैचेस क्या होते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई एक सॉफ्टवेयर है, किसी ने डेवलप किया और यूज़र्स में बांट दिया, या फिर यूज़र्स ने उसको खरीदा। अब उस सॉफ्टवेयर में कोई बग है, कोई एक उसमें लूप होल है जिसको हैकर्स एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तो जब उस कंपनी को पता चलता है, सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी को पता चलता है कि हाँ यहाँ पे इसमें लूप होल है, तो वो जल्दी जल्दी से उसको फिक्स करने के लिए एक छोटा सा पैच रिलीज़ कर देते हैं। तो वो पैच यूज़र्स इंस्टॉल कर देते हैं, तो इस तरह से वो लूप होल जो है वो फिक्स हो जाता है। इसके बाद लॉजिक बॉम्ब है। लॉजिक बॉम्ब आप मान सकते हो ये एक तरह का मैलिशियस सॉफ्टवेयर ही होता है। इसका ये काम होता है कि ये इसमें कुछ कंडीशन सेट की गई होती है कि अगर ये हुआ तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल एक लॉजिक बॉम्ब ऐसे बनाया गया है कि जैसे ही इसने अपने कंप्यूटर सिस्टम का एंटीवायरस ऑफ कर दिया तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। ऐसी कोई और कंडीशन उसमें लिखी गई होगी, तो वो कंडीशन जब मीट होती है तो ये एक्टिवेट हो जाता है। इसके बाद प्रॉक्सी सर्वर है। प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है कि जैसा नाम बताता है कि ये सर्वर है जो कि प्रॉक्सी है, वो आप मान सकते हो फेक सर्वर है। जो प्रॉक्सी सर्वर होता है यूजुअली उसका काम होता है वो मैसेज को इंटरसेप्ट करता है, तो उनको पहले वो चेक करता है कि ये सच में इनमें कोई मैलिशियस इंस्ट्रक्शन तो नहीं है, तो फिर जाके वो उनको फ़िल्टर करके तभी मेन सर्वर को सेंड करता है। इसके बाद की लॉगर, ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया, ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि आपके की स्ट्रोक्स को मॉनिटर करता है, कीबोर्ड पे जो जो आप लिखते हो ये उसको मॉनिटर करता है। इसके बाद सॉफ्टवेयर लाइसेंस है। सॉफ्टवेयर लाइसेंस का मतलब है कि लीगल राइट सॉफ्टवेयर को यूज़ करने का, कि फॉर एग्जांपल अगर आप बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे भी होते हैं कि जो पेड होते हैं, जिनको अगर जो पेड होते हैं जिनको वही यूज़ कर सकता है जिसने पे किया होगा। तो अगर आपने पे किया होगा तो आपके पास लाइसेंस होता है उसको यूज़ करने का। अगर आपने पे नहीं किया है फिर भी आप उसको यूज़ कर रहे हो तो आप इलीगली उसको यूज़ कर रहे हो। इसके बाद सॉफ्टवेयर पायरेसी है। जैसे मूवी पायरेसी होती है, पायरेटेड मूवीज़ होते हैं, वैसे पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं। पायरेसी मतलब अगर आप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को विदाउट परमिशन यूज़ करो तो वो पायरेसी में आएगा। फॉर एग्जांपल आपने मूवीज़ की पायरेसी देखी होगी जहाँ पे वो सिनेमा में जाके उसको कॉपी करते हैं, उसकी वीडियो बनाते हैं और फिर बेचते हैं, तो उनकी उसको परमिशन नहीं होती। ऐसे ही अगर आप किसी सॉफ्टवेयर को बिना परमिशन के यूज़ कर रहे हो तो उसको सॉफ्टवेयर पायरेसी कहते हैं। So now we'll move on to the MCQs. We'll start with the question that was asked in the Panchayat Account System paper. The question was, which of following is not an antivirus software? यहाँ पे चार options दिए हुए हैं. First is Norton, McAfee, AVG and Trojan Horse. Now if you remember, Norton is an example of an antivirus software. McAfee भी एक antivirus software है. AVG ये भी एक antivirus software है. लेकिन जो Trojan Horse है ये एक malware software है. It's not an antivirus software. तो ये एक मालवेयर है। ट्रोजन हॉर्स इज अ मालवेयर, जो कि मैंने आपको बताया कि ये एक स्टैंड अलोन सॉफ्टवेयर होता है।
स्टैंड अलोन मालवेयर होता है, मतलब ये अलग एग्जिस्ट कर सकता है और ये नॉन रेप्लिकेटिंग होता है, ये खुद ब खुद ये रेप्लिकेट नहीं करता है। अगर कोई ट्रोजन हॉर्स किसी में इंस्टॉल्ड होता है तो वो एक ही ट्रोजन हॉर्स जो है उसको लगेगा, यूजर को लगेगा कि ये कोई सॉफ्टवेयर है, ये किसी और काम के लिए बना है, लेकिन असल में वो एक मॉलवेयर होगा और वो एक ही जो है अपना काम करेगा, वो खुद को रेप्लिकेट नहीं करेगा, खुद की कॉपीज नहीं बनाएगा। तो ट्रोजन में आपको याद रखना है, ट्रोजन इज रेप्लिकेट नहीं करता है खुद को, दिस इज नॉन सेल्फ रेप्लिकेटिंग मॉलवेयर। और एक चीज याद रखनी है, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। नाउ द क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन इज, ये भी पंचायत क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था, अ पीस ऑफ कोड दैट इज लोडेड ऑनटू योर कंप्यूटर विदाउट योर नॉलेज एंड रन्स अगेंस्ट योर विशेस इज कॉल्ड एज। एक पीस ऑफ कोड मतलब कुछ कोड होता है, बाय कोड इट मींस एक प्रोग्राम जो कि आपकी कंप्यूटर में लोड होता है आपकी नॉलेज के बगैर, आपको पता ही नहीं चलता है, और वो ऐसे काम करता है जो आप नहीं चाहते हो। तो सॉफ्टवेयर इज अ पीस ऑफ कोड, सॉफ्टवेयर में कोड होता है, लेकिन वो भी आपके कंप्यूटर में लोड होता है, लेकिन आपकी नॉलेज के बगैर सॉफ्टवेयर यूजली नहीं होता है। और सॉफ्टवेयर का काम होता है एक ऐसा काम करना जो आप चाहते हो। एंटीवायरस, एंटीवायरस भी एक सॉफ्टवेयर है और वो ऐसा काम करता है जो जो आप चाहते हो, वो आप वायरस से आपके सिस्टम को बचाता है, तो ये तो आप चाहते हो। हार्डवेयर ये तो पीस ऑफ कोड नहीं है, लेकिन कंप्यूटर वायरस एक पीस ऑफ कोड है जो आपके कंप्यूटर के ऊपर इंस्टॉल होता है, लोड होता है आपकी नॉलेज के बगैर और आपकी विशेस के अगेंस्ट वो काम करता है। तो ऑप्शन 4 वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। Moving on to the next one, the spurious computer program that replicates itself at a swift pace is called. So if you remember, यहाँ पे दिया हुआ है कि एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो खुद को रेप्लिकेट करता हो बहुत तेज। तो यहाँ पे अगर आप ऑप्शंस देखोगे, वी हैव ट्रोजन हॉर्स, बॉम्ब्स, वर्म एंड क्रैक। नाउ ट्रोजन हॉर्स ये एक स्पीरियस प्रोग्राम होता है, लेकिन इसमें एक चीज मैं जैसे मैंने आपको बताई कि ये खुद को रेप्लिकेट नहीं करता है। बॉम्ब, बॉम्ब को हम लॉजिक बॉम्ब भी कहते हैं, ये भी एक मॉलवेयर ही होता है, इसका काम भी आपके सिस्टम को हार्म करना होता है, लेकिन ये भी जो है अपने आप को रेप्लिकेट नहीं करता है। वर्म जो है, वर्म को आपको याद रखना है, वर्म रेप्लिकेट्स इटसेल्फ और ये एक मॉलवेयर होता है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज आप याद रखोगे, अगर हम ट्रोजन हॉर्स की बात करेंगे, ट्रोजन हॉर्स जो होता है ये खुद को रेप्लिकेट नहीं करता है। वर्म्स और वायरसेस याद रखना है, वर्म्स और वायरसेस खुद को रेप्लिकेट करते हैं। वायरस जो है वो स्टैंड अलोन नहीं होता है, वर्म और ट्रोजन स्टैंड अलोन होते हैं। सो ऑप्शन 3 वर्म इज द करेक्ट ऑप्शन। अनसॉलिसिटेड कमर्शियल ईमेल इज नोन एज, एक ऐसी ईमेल, कमर्शियल ईमेल यूजुअली जो आप नहीं चाहते हो या जिसके लिए आपने आस्क नहीं किया हो, उसको हम क्या कहते हैं? तो ये बड़ा आसान क्वेश्चन है, दैट्स कॉल्ड एज स्पैम। तो स्पैम ऐसी ईमेल को कह सकते हैं या ऐसी मैसेज या ऐसी कॉल को कहते हैं जो आप नहीं चाहते हो। वो यूजुअली कंपनीज जो होती हैं वो कहीं से भी आपकी ईमेल लेके आएंगे या नंबर लेके आएंगे, तो आपको कॉल करेंगे या ईमेल करेंगे अपनी कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विस बेचने के लिए। तो स्पैम जो होती है ये एक अनसॉलिसिटेड कमर्शियल ईमेल हो सकती है, मैसेज हो सकती है या कॉल हो सकती है। अब कुछ और एमसीक्यूज पे आते हैं, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, डाइडैश इज द ब्रांच ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नोन एज इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर साइंस की वो ब्रांच जिसको इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी भी कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं और क्या नाम देते हैं? तो ये मैंने लेक्चर में पहले ही बताया कि दैट उसको हम कंप्यूटर सिक्योरिटी भी कहते हैं, साइबर सिक्योरिटी भी कहते हैं। तो कंप्यूटर सिक्योरिटी बेसिकली कंप्यूटर को सिक्योर कराना है। साइबर सिक्योरिटी इज मेन रिलेटेड टू द वर्ल्ड वाइड वेब, इंटरनेट पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करना आपको, दैट साइबर सिक्योरिटी। आईटी मींस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी। तो ये चारों टर्म्स जो है ये एक ही चीज़ है, साइबर सिक्योरिटी, कंप्यूटर, आईटी और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, ऑलमोस्ट इन सबका एक ही मतलब होता है। सेकेंड इज वेरिफिकेशन ऑफ अ लॉगिन नेम एंड पासवर्ड इज नोन एज, जब आप किसी की जगह पे लॉगिन करते हो तो जो सिस्टम होता है वो आपका जो लॉगिन नेम होगा या यूजर नेम जो होगा और वो पासवर्ड होगा उसको पहले वेरीफाई करता है, क्या ये दोनों मैच होते हैं और क्या इस नाम की कोई है वहाँ पे कोई आईडी है जो एग्जिस्ट करती है। तो पासवर्ड उस लॉगिन को वेरीफाई करने का जो प्रोसेस होता है उसको ऑथेंटिकेशन कहते हैं। तो इसको लॉगिन नहीं कहते हैं, लॉगिन बाय लॉगिन पहले आप क्या करोगे, आप अपनी डिटेल्स दोगे, तो जैसे ही ऑथेंटिकेट होंगे आप, जैसे ही वेरीफाई होगा कि जो लॉगिन नेम या यूजर नेम आपने दिया और जो पासवर्ड दिया वो मैच होते हैं, तभी जाके आप लॉगिन कर पाओगे। तो पहले वेरिफिकेशन होगी उसके बाद लॉगिन होता है। सो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वायरसेस, ट्रोजन हॉर्सेस एंड वर्म्स आर। वायरसेस, ट्रोजन हॉर्सेस या वर्म्स क्या होते हैं या क्या करते हैं?
फर्स्ट इज एबल टू हार्म योर कंप्यूटर सिस्टम, ऑब्वियसली ये तीनों जो है ये मालवेयर है, तो ऑब्वियसली आपके सिस्टम को हार्म करेंगे. अनेबल टू डिटेक्ट इफ प्रेजेंट ऑन योर कंप्यूटर, ये इनकरेक्ट है, बिकॉज अगर आपके सिस्टम पे होंगे तो एक एंटीवायरस इनको डिटेक्ट कर सकता है. यूजर फ्रेंडली एप्लीकेशंस, नहीं ये तो यूजर फ्रेंडली एप्लीकेशंस नहीं है. हार्मलेस एप्लीकेशंस, बिल्कुल ये हार्मलेस नहीं है, ये हार्मफुल है. सो ऑप्शन वन इज द करेक्ट वन. Viruses, Trojan horses, and worms are able to harm your computer system. Digest are often delivered to a PC through an email attachment and are often designed to harm. तो इनमें से कौन सा यूजुअली आपको ईमेल के थ्रू आपके सिस्टम पे ऊपर डिलीवर होता है? पोर्टल, स्पैम, वायरस, अदर देन दोज गिवन एज ऑप्शंस. तो यहाँ पे इफ यू सी, अगर आप देखोगे स्पैम जो है ये ईमेल के थ्रू आपके सिस्टम को आएगा, लेकिन ये डिज़ाइन आपके सिस्टम को हार्म नहीं पहुंचाते हैं. स्पैम ईमेल जो होती है, ये ईमेल आएगी, इसका काम होगा बस आपको ना किसी प्रोडक्ट के बारे में बताना या सर्विस के बारे में बताना. ये कमर्शियल ईमेल होती है, आपके सिस्टम को ये हार्म नहीं करेगी. लेकिन वायरस जो है, वायरस यूजुअली आपको ईमेल के थ्रू अटैचमेंट्स, मतलब ईमेल के थ्रू जो अटैचमेंट्स आते हैं, ईमेल के थ्रू कोई एक साथ में जो फाइल आती है उसको अटैचमेंट कहते हैं. तो वो पीडीएफ हो सकती है, कोई भी हो सकती है. तो ईमेल के साथ ये एक वायरस आता है. बेसिकली ईमेल के साथ कोई फाइल आएगी, मे बी कोई पीडीएफ फाइल आएगी या कुछ और होगी, साथ में उसके वायरस होगा. तो याद रखना है कि ईमेल के साथ जो फाइल आती है उसको अटैचमेंट कहते हैं, और अटैचमेंट के साथ जो है एक वायरस भी होता है. तो जैसे मैंने बताया, वायरस जो होते हैं, वायरस स्टैंड अलोन नहीं होते हैं, इनको साथ में जरूरत होती है एक अटैचमेंट की जिसके साथ ये लग के आ जाते हैं. सो ऑप्शन 3 वुड बी द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट वन इज द कंप्यूटर वायरस. इज कंप्यूटर वायरस क्या है? ए हार्डवेयर, विंडोज टूल, कंप्यूटर प्रोग्राम, ए सिस्टम सॉफ्टवेयर. कंप्यूटर वायरस एक हार्डवेयर तो नहीं है, ये एक विंडोज टूल भी नहीं है. बाय विंडोज टूल आई मीन द माइक्रोसॉफ्ट विंडोज टूल. ये कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं, दिस इज ट्रू. ये सिस्टम सॉफ्टवेयर इज इनकरेक्ट. सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है ये, बल्कि ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आप रख सकते हो. सिस्टम सॉफ्टवेयर जिसमें आपके ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं. तो वायरस तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, लेकिन ये कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कि आपको आपके कंप्यूटर सिस्टम को हार्म करता है. सो ऑप्शन 3 वुड बी द करेक्ट ऑप्शन. Next is hackers often gain entry to a network by pretending to be a legitimate computer. तो हैकर्स जो है वो आपके सिस्टम में हैक कर जाते हैं, आपके सिस्टम को हैक करते हैं, आपके सिस्टम में एंटर कर जाते हैं या आपके नेटवर्क में एंटर कर जाते हैं. वो प्रिटेंड करते हैं कि वो एक लेजिटिमेट कंप्यूटर है. इसका ये मतलब है कि यूजुअली क्या होता है कि जो किसी कंपनी का या किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का जो नेटवर्क होता है, उसमें कुछ ही यूजर्स होते हैं, कुछ ही बाहर के कंप्यूटर्स होते हैं जो कि अलाउड होते हैं. तो सब उसके साथ कनेक्ट नहीं होते, लेकिन जो हैकर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपनी आइडेंटिटी को छुपाते हैं. वो क्या करते हैं, वो एक दूसरे किसी एक लेजिटिमेट यूजर की आइडेंटिटी, एक लेजिटिमेट कंप्यूटर की आइडेंटिटी लेके उसमें एंट्री करते हैं. उसको क्या कहते हैं? स्नूपिंग नहीं. स्नूपिंग का मतलब होता है कि अगर दो लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं और आप बीच में आके उनकी इजाजत के बगैर उनका डेटा जो है वो देख रहे हो, जैसे आपके ताक झाक करना जिसे आप कहते हो, तो स्नूपिंग. इसको हम स्निफिंग भी कहते हैं. स्नूपिंग का मतलब होता है कि डेटा जो है वो ट्रांसफर हो रहा है दो एंटिटीज के बीच में और आप बीच में आके उसको देख रहे हो उनकी इजाजत के बगैर, तो उसको हम स्नूपिंग कहेंगे. क्रिप्टोग्राफी नहीं. क्रिप्टोग्राफी तो एक नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है हमें. ये एक टेक्निक है जिसमें हम जो डेटा होता है उसको कन्वर्ट करते हैं एक अनरीडेबल फॉर्म में. देन देयर इज आईपी स्पूफिंग. ये वाला करेक्ट है, याद रखना है, दिस इज स्पूफिंग. स्पूफिंग का मतलब होता है मैस्कुरेड करना. स्पूफिंग और मैस्कुरेड एक ही चीज होती है. इसका मतलब होता है कि आप किसी और के बेस में आ जाते हो. तो क्या करते हैं जो हैकर्स होते हैं, इसमें क्या होता है कि जो नेटवर्क होता है, नेटवर्क में जो जो अलाउड होता है, उस नेटवर्क का एक्सेस जिस जिस कंप्यूटर को अलाउड होता है उसका आईपी वहां नेटवर्क के फायरवॉल पे होता है. तो आईपी एड्रेस हर एक कंप्यूटर का वहां पे होगा कि कौन कौन सा आईपी एड्रेस जो है वो यहाँ एक्सेस कर सकता है. तो जो हैकर होता है वो उन्हीं में से जो अलाउड आईपी एड्रेसेस है उन्हीं में से किसी एक आईपी एड्रेस को जो है वो उसको यूज करता है. और जो फायरवॉल है, जो नेटवर्क है, नेटवर्क को लगता है कि ये तो लेजिटिमेट यूजर है, तो उसको अंदर आने दे देता है, वो एक्सेस दे देता है. तो दैट्स कॉल्ड एज आईपी स्पूफिंग. तो ये वाला करेक्ट है. That IP spoofing is the technique by which hackers gain entry to a network by pretending to be a legitimate computer. Next question is illegal copying and distribution of a software. तो जो सॉफ्टवेयर यूजुअली क्या होता है, जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो मतलब जिनके लिए आपको यूजुअली कुछ ऐसे भी होते हैं जो पेड होते हैं, जिनके लिए आपको पे करना पड़ता है. तो अगर आप इलीगली उनको कॉपी करके बेचोगे या इलीगली उनको डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो उसको हम कहते हैं सॉफ्टवेयर पायरेसी. Next is Dadash is the practice of hiding a secret message in something text, image, video that is not secret. तो एक ऐसी प्रैक्टिस जिसमें आप एक सीक्रेट मैसेज
किसी टेक्स्ट या इमेज या वीडियो में छुपा लेते हो और वो इमेज जो है वो आप ट्रांसफ़र करते हो। तो जो इमेज या वीडियो जिसमें आप छुपाते हो वो दिखती है, लेकिन उसके अंदर जो मैसेज होगा वो नहीं दिखेगा। सो दैट्स नॉट क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी में आप टेक्स्ट को ही या जो मैसेज होगा उसको कन्वर्ट करोगे एक दूसरे टेक्स्ट में जो समझ नहीं आता है। लेकिन जो स्टेगनोग्राफी है, स्टेगनोग्राफी में याद रखना है, स्टेगनोग्राफी इज़ दैट प्रैक्टिस जिसमें आप जो डेटा है उसको किसी इमेज, वीडियो या टेक्स्ट में हाइड कर देते हो। So option number 2 would be the correct option. Moving on to the next one, we have DIDASH is a method of protecting information and communications through the use of codes so that only those for whom the information is intended can read and process it. तो एक ऐसी प्रोसेस जिसमें आप डेटा जो है उसको उसमें कोड्स का आप यूज़ करते हो, तो जिस बंदे के लिए वो बनाया गया है या जिस बंदे के लिए वो डेटा होगा बस वही समझ सकेगा। तो दैट्स योर क्रिप्टोग्राफी। स्टेगनोग्राफी में आप कोड्स यूज़ नहीं करते हो, उसमें आप इमेज में डेटा को हाइड कर देते हो, लेकिन क्रिप्टोग्राफी में आप कुछ कोड्स होते हैं, उन कोड्स के थ्रू आप उस डेटा को जो है कन्वर्ट कर देते हो किसी दूसरी फॉर्म में, मतलब एक दूसरे टेक्स्ट के अंदर। तो वो दूसरा टेक्स्ट जो है वो उसको समझ नहीं आएगा, जो बीच में अगर कोई स्निफिंग या स्नूपिंग करेगा बीच में, उसको वो समझ नहीं आएगा। सो ऑप्शन नंबर 2 हियर क्रिप्टोग्राफी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सोर्स ऑफ कंप्यूटर वायरसेस, इनमें कौन सा एक कंप्यूटर वायरस का सोर्स हो सकता है? तो ये मैंने बताया कंप्यूटर वायरसेस जो है वो जो प्रोग्राम्स या सॉफ्टवेयर आप इंटरनेट से डाउनलोड करते हो उनसे भी आपको मिल सकता है। अगर क्रैक्ड सॉफ्टवेयर हो गए, जैसे मैंने बताया कि सॉफ्टवेयर एक उस सॉफ्टवेयर का जो ऑथेंटिक बनाने वाला जो कंपनी होगी, कोई और बंदा जो है वो उसको क्रैक कर लेगा, वो उसी को बनाएगा या उसका जो कोड है कहीं से लाके उसकी एक कॉपी आप मान सकते हो बना देगा, जो कि फ्री में वो दे सकता है। तो वो वैसे सॉफ्टवेयर्स को हम क्रैक्ड सॉफ्टवेयर्स कहते हैं। तो अगर आप वो फ्री वाले सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो कहीं से या लेके आते हो कहीं से, उनमें भी वायरस हो सकता है। ईमेल अटैचमेंट्स मैंने बताया ये मेन सोर्स है। ईमेल के साथ जो फाइल्स आती हैं यूजुअली उनमें भी वायरस हो सकता है। सो ऑल ऑफ दीज वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। इन तीनों में से आपको वायरस कंप्यूटर में मिल सकता है। Then a type of virus which deletes the information in the file that it infects is called। एक ऐसा वायरस जो कि डिलीट कर देता है इन्फॉर्मेशन को, जो भी फाइल्स में डेटा होगा उसको डिलीट कर देता है, तो उसको हम कहते हैं दैट इज योर ओवरराइट वायरस। तो ओवरराइट का मतलब ये होता है कि जो कहीं पे डेटा है उसके ऊपर कुछ और डेटा ओवरराइट कर देना। तो जो पुराना डेटा वो डिलीट हो जाता है और वहां पे वो कुछ जिबरिश कुछ भी आपको गार्बेज कुछ भी दे देगा। तो एक ऐसा वायरस जो आपकी डेटा को डिलीट करता है वो एक ओवरराइट वायरस होता है। रेसिडेंट वायरस एक ऐसा वायरस होता है जो कि मेमोरी के अंदर होता है। तो जो फाइल्स मेमोरी के अंदर होंगी ये उनको फिर इन्फेक्ट करता है। बूट सेक्टर वायरस ये हार्ड डिस्क में होता है और ये बूट सेक्टर में होता है। बूट सेक्टर हार्ड डिस्क में एक ऐसी लोकेशन होती है जहाँ पे बूट सेक्टर होता है। बूट सेक्टर मीन्स कि जब आपका कंप्यूटर सिस्टम ऑन होता है तो वहाँ पे कुछ एक इन्फॉर्मेशन होती है, कुछ कोड होता है या प्रोग्राम होता है जो रन होता है। तो बूट सेक्टर जो है, बूट सेक्टर वायरस वो तभी चलता है जैसे आप कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करोगे। तो कंप्यूटर सिस्टम को जब आप ऑन करते हो तो बूट सेक्टर वाला जो कोड होता है वो रन होता है। तो ये बूट सेक्टर वायरस जो है वो वहीं पे होता है। तो जैसे ही आप कंप्यूटर को ऑन करोगे बूट सेक्टर वायरस जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। मैक्रो वायरस ये यूजुअली आपको पावर पॉइंट या फिर एक्सेल फाइल्स में मिलेगा जहाँ पे मैक्रो का ऑप्शन होता है। जो मैक्रो मैंने आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पढ़ाया है। So overwrite virus is the correct option. Digest is mostly found in .doc, .ppt और .xls फाइल। तो ये डॉक जो है ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक्सटेंशन है, ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का एक्सटेंशन है और ये .excel का एक्सटेंशन है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन सा वायरस आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की फाइल्स में मिलेगा। तो जैसे मैंने बताया कि वो मैक्रो वायरस एक ऐसा वायरस है जो आपको यहाँ मिलेगा, क्योंकि मैक्रो जो है ये कुछ आप मान सकते हो कुछ रिपीटेड एक्शन जो आप करना चाहते हो उसके लिए आप मैक्रोज बनाते हो इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। और जो मैक्रो वायरस होता है वो क्या होता है कि आपने कोई फाइल डाउनलोड की, उसमें एक मैक्रो वायरस होगा, मैक्रो बनाया होगा और वो मैक्रो जो है वो कुछ ऐसा काम करता होगा जो आपके सिस्टम को इन्फेक्ट करता होगा। तो मैक्रो वायरस इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज एडाइजेस्ट स्टैंड अलोन मॉलवेयर। तो अगर यहाँ पे स्टैंड अलोन लिखा हुआ है तो याद रखना है वर्म ये तो स्टैंड अलोन है, वायरस जो है ये स्टैंड अलोन नहीं है, तो ये तो बाहर जाएगा। ट्रोजन जो है ये स्टैंड अलोन है, तो या तो वर्म होगा या ट्रोजन होगा। सिर्फ वर्म और ट्रोजन स्टैंड अलोन है। यहाँ पे फिर लिखा हुआ है दैट रेप्लिकेट्स इटसेल्फ। अब रेप्लिकेशन में याद रखना है वायरस और वर्म रेप्लिकेट कर सकते हैं, तो वायरस तो पहले बार गया था तो यहाँ पे सिर्फ वर्म बचा। ट्रोजन जो है वो खुद को रेप्लिकेट नहीं कर सकता, तो यहाँ पे वर्म जो है ये स्टैंड अलोन भी है और ये रेप्लिकेटिंग भी है। तो ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। तो याद रखना है वर्म जो है ये स्टैंड अलोन एंड रेप्लिकेटिंग है। ये स्टैंड अलोन एग्जिस्ट कर सकता है और ये खुद को रेप्लिकेट करता है। वायरस जो है ये स्टैंड अलोन नहीं होता है मगर ये खुद को रेप्लिकेट कर सकता है। ट्रोजन जो है ये स्टैंड अलोन है लेकिन ये खुद को रेप्लिकेट नहीं कर सकता।
Moving on to the next one, Dash is a non-self-replicating type that appears to perform a desirable function but instead facilitates unauthorized access to users computer. मैं यहाँ पे लिखा हुआ है नॉन सेल्फ रेप्लिकेटिंग, तो वायरस ये तो एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, वर्म जो है ये भी एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, लेकिन यहाँ पे जो है ट्रोजन जो है, ट्रोजन सेल्फ रेप्लिकेटिंग नहीं है। जैसे मैंने बताया, इट्स नॉट अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग वायरस, ना सेल्फ रेप्लिकेटिंग मॉलवेयर। जो यूजर होता है उसको लगता है कि ये कोई अच्छा काम करेगा या ये सॉफ्टवेयर किसी काम के लिए बना है, लेकिन असल में वो जो काम करता है वो हार्मफुल होता है। सो ट्रोजन वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट इज, इट्स अ प्रोग्राम दैट्स इंस्टॉल्ड ऑन अ कंप्यूटर सिस्टम टू सीक्रेटली मॉनिटर द सिस्टम ओनर्स एक्टिविटी एंड कलेक्ट्स ऑल द इंफॉर्मेशन विच इज मिसयूज सॉफ्टवेयर। तो सीक्रेटली आपके सिस्टम को मॉनिटर करता है एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपके सिस्टम को मॉनिटर करेगा, आपकी एक्टिविटीज को मॉनिटर करेगा, आपकी सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, उसको हम कहते हैं स्पाईवेयर, जो आप पे जासूसी करेगा। स्पाई मींस जासूस को कहते हैं, सो स्पाईवेयर वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज WannaCry अटैक विच अफेक्टेड मिलियंस ऑफ विंडोज डिवाइसेस वर्ल्ड वाइड इज एन एग्जांपल ऑफ। ये क्वेश्चन कारगिल वाले में पूछा गया था। एंड WannaCry बेसिकली एक रैंसमवेयर सॉफ्टवेयर है। रैंसमवेयर मतलब ये एक ऐसा मॉलवेयर होता है जो आपके सिस्टम पे अगर इंस्टॉल हो गया तो आपका सिस्टम एनक्रिप्ट हो जाता है। तो उसको अनलॉक करने के लिए आपको एक पासवर्ड या कोड की ज़रूरत पड़ती है, और वहाँ पे जब आपका सिस्टम जो है, जब वो WannaCry या किसी और रैंसमवेयर सॉफ्टवेयर से इन्फेक्ट होता है, तो आपका सिस्टम एनक्रिप्ट हो जाता है और आपके सामने एक स्क्रीन आएगी जहाँ पे नीचे लिखा हुआ होगा कि अगर आप इसको डिक्रिप्ट करना चाहते हो तो आप इस नंबर पे कॉल करो। कॉल करने के लिए नहीं बोलते, इस ईमेल पे हमें या इस एड्रेस पे या यूजुअली बिटकॉइंस में या किसी और ट्रांजैक्शन पेपल अकाउंट में आप इतना पैसा हमें ट्रांसफर करो, आपको कोड मिल जाएगा। तो रैंसमवेयर जो है, रैंसम फिरौती को कहते हैं। तो आपका सिस्टम वो एट रैंसम होल्ड करते हैं, आपके सिस्टम को एनक्रिप्ट कर देते हैं और तब तक वो एनक्रिप्ट रहता है जब तक आप वो पैसे नहीं भरोगे। उसके लिए भी क्रैक होता है, फिर बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो रैंसमवेयर अटैक अगर हुआ आपके सिस्टम पे तो एक सॉफ्टवेयर आते हैं बहुत सारे जिनसे आप वो अपने सिस्टम को डिक्रिप्ट कर सकते हो। सो रैंसमवेयर इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज, इन कंप्यूटर सिक्योरिटी DOS स्टैंड्स फॉर, DOS की फुल फॉर्म क्या होती है? तो याद रखना है, DOS इज अ टाइप ऑफ अटैक दैट्स डिनायल ऑफ सर्विस। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। डिनायल ऑफ सर्विस का मतलब है कि हैकर जो है वो क्या करता है, यूजुअली बहुत सारी रिक्वेस्ट भेजता है किसी वेबसाइट को। तो वेबसाइट क्या होती है, वो वेबसाइट किसी एक सर्वर पे होती है। तो जब बहुत सारी रिक्वेस्ट उस वेबसाइट को आती है तो उसकी मेमोरी फुल हो जाती है या उसका जो कंप्यूटिंग पावर है वो खत्म हो जाता है। तो उससे क्या होता है कि वो वेबसाइट डाउन हो जाती है। तो दैट्स कॉल्ड एज डिनायल ऑफ सर्विस। तो किसी एक सिस्टम या किसी एक वेबसाइट को उसकी सर्विस को पूरी तरीके से बंद कर देना बाय सेंडिंग टू मेनी रिक्वेस्ट, उसको हम डिनायल ऑफ सर्विस कहते हैं। देन डाइजेस्ट मीन्स टू fraudulently acquire sensitive information such as passwords, credit card details, etc. by masquerading as a trustworthy person. तो किसी से उसका पासवर्ड या उसकी क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन या उस कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन फ्रॉडुलेंटली उससे निकालना। आप क्या करते हो, कैसे वो होता है बाय मैस्कुरेडिंग, आप मैस्कुरेड करते हो, आप किसी और के बेस में, किसी एक ट्रस्टवर्दी पर्सन के बेस में उससे ये चीज़ें जो है निकाल लेते हो। तो यूजुअली क्या होता है, जैसे इंटरनेट के ऊपर आप देखते हो कि क्या करते हैं कि बहुत सारे कॉल्स आते हैं लोगों को कि आपका एटीएम बंद हो जाएगा, आप को मैं बैंक से बोल रहा हूँ। तो वो क्या करता है, वो आपसे इन्फॉर्मेशन निकालता है। कैसे? वो मैस्कुरेड करता है एज बैंक पर्सनल, बैंक एम्प्लॉय। तो वो उसको धोखा देता है, वो बैंक एम्प्लॉय के बेस में उससे बात करता है। उसको लगता है कि बंदे को लगता है शायद ये सच में ट्रस्टवर्दी पर्सन है, सच में बैंक से कॉल करता है, वो अपना एटीएम का पिन दे देता है। तो उसको हम कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज फिशिंग। उसको हम फिशिंग कहते हैं। तो याद रखना है, दैट्स कॉल्ड एज फिशिंग। तो फिशिंग ये इंटरनेट के ऊपर भी होती है कि आपको ईमेल आएगा कि ऐसे करना है, अपनी डिटेल्स भेजो, हाँ तुम्हारा बैंक बंद हो रहा है, बैंक अकाउंट बंद हो रहा है। तो इस तरह की चीज़ को हम फिशिंग कहते हैं। ये सोशल इंजीनियरिंग में आता है। स्पूफिंग जैसे मैंने बताया, स्पूफिंग को मैस्कुरेडिंग भी कहते हैं। स्पैमिंग, स्पैमिंग का मतलब होता है अनसॉलिसिटेड मैसेज, जैसे मैंने बताया ऐसी मैसेजेस या ऐसी ईमेल्स कॉल्स आपको करना जो कि आप नहीं चाहते हो। देन देयर इज स्नूपिंग, स्नूपिंग को हम स्निफिंग भी कहते हैं। याद रखना है, स्नूपिंग और स्निफिंग इसका मतलब होता है किसी की इंफॉर्मेशन को उसकी इजाजत के बगैर उसको देखना, उसको एक्सेस करना। Then next question is, Dash is used to verify that a user sending a message is who he or she claims to be. तो एक ऐसी प्रोसेस जिसमें ये वेरीफाई करते हैं हम कि जो मैसेज कोई बंदा भेज रहा है वो वही है।
तो बेसिकली यूजर को वेरीफाई करना, सेंडर को वेरीफाई करना। सेंडर को वेरीफाई करने के लिए वी यूज समथिंग कॉल्ड एज ए डिजिटल सर्टिफिकेट। तो याद रखोगे, ए डिजिटल सर्टिफिकेट इज एक ऐसा मैकेनिज्म होता है कंप्यूटर सिक्योरिटी के अंदर जिसके थ्रू ये इंश्योर किया जाता है कि जो मैसेज बंदा भेज रहा है वो सच में वही है। तो यूजुअली क्या होता है कि वेबसाइट्स जो है वो एसएसएल सर्टिफिकेट्स का शायद आपने सुना होगा कहीं कहीं पे, तो वो इन सर्टिफिकेट्स का यूज करते हैं। तो इससे क्या होता है कि आप आपका जो ब्राउजर होता है वो इंश्योर करता है कि आप सच में एक लेजिटिमेट वेबसाइट है उसी पे जा रहे हो। तो जो वेबसाइट की ऑथेंटिसिटी है उसको इंश्योर करने के लिए वी यूज द डिजिटल सर्टिफिकेट्स। देन सेकेंड टर्म इज a mechanism that's used to authenticate the identity of the sender of a message, or basically it used to ensure that the original content of the message or document has been sent as unchanged. तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट दो चीजें हैं, वन इज द डिजिटल सर्टिफिकेट एंड सेकंड इज द डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सर्टिफिकेट इंश्योर्स दैट द सेंडर ऑफ द मैसेज इज ऑथेंटिक, लेकिन जो डिजिटल सिग्नेचर है दैट इंश्योर्स कि जो मैसेज है, जो डेटा आप तक पहुंच रहा है वो जो है वो अनचेंज्ड है, वो फिर ऑथेंटिक है, उसमें कोई चेंज नहीं आई है। तो याद रखना है, डिजिटल सर्टिफिकेट इंश्योर्स the authenticity of the sender of the message, and digital signature ensures the validity or the authenticity of the data inside the message। तो मैसेज के अंदर जो डेटा होगा वो ऑथेंटिक है या नहीं वो इंश्योर करता है डिजिटल सिग्नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डायरेक्ट कंट्रोल द इनकमिंग एंड आउटगोइंग ट्रैफिक network traffic by analyzing the data packets and determining whether it should be allowed through or not based on the predetermined rule set। तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर या एक ऐसा सिस्टम जो कि किसी भी नेटवर्क के अंदर जो भी पैकेट्स आते हैं, जो भी डेटा आता है या उस नेटवर्क से जो भी बाहर डेटा जा रहा है, वो सिस्टम जो है वो उस हर पैकेट को एनालाइज करता है और देखता है कि इसको अलाउ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो दैट्स बेसिकली योर फायरवॉल। फायरवॉल एक यूजुअली नेटवर्क के बाहर लगता है और वो उस नेटवर्क पे आने वाले हर एक डेटा पैकेट को एनालाइज करता है, और अगर उसको लगता है उस फायरवॉल को कि यहाँ पे ये डेटा पैकेट जो है ये नुकसान पहुंचा सकता है कुछ, तो उस पैकेट को वहीं पे टेक डाउन करता है, वो उसका आगे नेटवर्क में जाने नहीं देता है। Which of the following is not a security threat? यहाँ पे मैस्कुरेडिंग ये एक सिक्योरिटी थ्रेट है, मैस्कुरेडिंग स्पूफिंग ये भी एक सिक्योरिटी थ्रेट है। स्पूफिंग और मैस्कुरेडिंग एक ही चीज है, इसका मतलब है किसी के बेस में आ जाना, किसी ऑथेंटिक पर्सन के बेस में आ जाना। एविस ड्रॉपिंग का मतलब स्निफिंग होता है, किसी तांग झांक करना, किसी का डेटा देखना, किसी का अनऑथराइजली किसी के डेटा को एक्सेस करना, दैट्स एविस ड्रॉपिंग। प्रॉक्सी सर्वर ये सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है। प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है कि यूजुअली एक बहुत सारी वेबसाइट्स क्या करती है कि इंस्टेड, या बहुत सारी सिस्टम्स क्या ऑर्गेनाइजेशन क्या करती हैं, इंस्टेड ऑफ गिविंग यू एक्सेस टू द सर्वर वो एक दूसरा एक प्रॉक्सी सर्वर रखते हैं। तो प्रॉक्सी सर्वर आप मान सकते हो कि ये एक सर्वर होता है जो एक तरह से आप मान सकते हो सिंपलर टर्म्स में एक फेक सर्वर होता है अपने मेन सर्वर को बचाने के लिए। सो प्रॉक्सी सर्वर इज द करेक्ट ऑप्शन। प्रॉक्सी सर्वर कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है, इंस्टेड ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट इज डायरेक्ट इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम डिजाइन टू रिकॉर्ड एवरी की स्ट्रोक ऑन योर मशीन। तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो भी आप कीबोर्ड पे या जो भी की स्ट्रोक आप लगाओगे, जो भी आप कीबोर्ड पे लिखोगे वो उसको रिकॉर्ड करता है। ऐसे सॉफ्टवेयर को हम कहते हैं की लॉगर। की लॉगर जो है ये बहुत सारे हैकर्स यूज करते हैं कि अगर आपके सिस्टम पे की लॉगर इंस्टॉल हो गया तो जो भी आप टाइप करोगे वो की लॉगर रिकॉर्ड करेगा, और फिर जिसने वो इंस्टॉल किया होगा जो हैकर जो है उसको वो सारी इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी। नेक्स्ट इज द अटैकर इम्पर्सनेटिंग एज एन ऑथराइज्ड यूजर। तो यहाँ पे इम्पर्सनेशन लिखा हुआ है, मतलब जब रूप किसी के बेस में एक अटैकर आ जाता है, एक ऑथेंटिक यूजर एक ऑथराइज्ड यूजर के बेस में आ जाता है, उसको हम मैस्करेड या स्पूफिंग कहते हैं। और स्नूपिंग का मतलब जैसे मैंने बताया किसी का डेटा अनऑथराइज्ड एक्सेस करना। ऑथेंटिकेशन ये हमने पहले ही देखा था, ये चीजें यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। आई होप यू लाइक दिस सेशन। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैवंट डन येट। वी आर कमिंग विद द 13th लेक्चर, और वो शायद फाइनल लेक्चर होने वाला है, और उसमें हम नंबर सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे। विल टॉक अबाउट बाइनरी, हेक्साडेसिमल एंड अदर नंबर सिस्टम्स। सो वो एक कंप्रिहेंसिव वीडियो होगी, and after that maybe we'll do one video on the important on the abbreviations। वो एक छोटी सी वीडियो होगी because you know abbreviations पे questions पूछे जाते हैं। So with that, inshallah, we will finish the syllabus for the JKSB Finance Account Assistant or any other examination जो JKSB की या दूसरे competitive exams के होने वाले हैं for the computer awareness section। So that's it for this video. See you in the next one. Till then, bye bye.